नमस्कार, वेलकम टू शशांक आईएएस। सबसे पहले अपने सभी विद्यार्थियों का शशांक आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हृदय की गहराइयों के साथ मैं शशांक पाठक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग गुप्त काल के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे हुए हैं और आज हम लोग गुप्तकालीन विज्ञान एवं तकनीकी के साथ साथ उन 6 दर्शनों की बात करेंगे जो अपनी महत्ता को स्थापित किए हुए हैं। तो आइए हम लोग गुप्तकालीन विज्ञान तकनीकी और दर्शन पर विस्तार से परिचर्चा करें कि उससे पहले आप सभी का शशांक आईएएस पुनः हृदय की गहराइयों के साथ स्वागत करता है। और अभी तक जिन किसी भी विद्यार्थी ने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है वह शशांक आईएएस ठीक उसके नीचे ट्रिगर एग्जाम दिया हुआ है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। अन्य इन्फॉर्मेशन में हमारे वहाँ जो क्लासेस चल रही हैं कोर्स ड्यूरेशन 4 मंथ्स का है और आप यहाँ पर देखेंगे कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, भारतीय कला और संस्कृति के साथ साथ विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। पूरे कोर्स की फीस 1199 रुपये मात्र। अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं तो मात्र 999 रुपये में यह क्लास आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, मंथली पेमेंट भी आप कर सकते हैं 300 पर मंथ। चलिए हम लोग गुप्तकालीन विज्ञान एवं तकनीकी पर परिचर्चा करेंगे। आज की क्लास थोड़ी सी संक्षिप्त रहेगी क्योंकि आज गुप्त काल कंप्लीट होगा और कल संडे है तो आपको पता है कल ऑफ होगा। मंडे को हम लोग गुप्तोत्तर काल पर चर्चा करेंगे और जिसके अंतर्गत जो प्रमुख राजवंश हैं, वर्धन वंश हो गया, इसके बाद जो है गौड़ वंश बंगाल का, और साथ ही साथ वर्मन वंश कामरूप का, इन सब पर परिचर्चा करेंगे। और उसके साथ ही साथ फिर हम लोग दक्षिण भारत की तरफ चलेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी जल्दी पर चर्चा होगी। तो चलिए गुप्तकालीन विज्ञान एवं तकनीकी दर्शन पर बात करें और यहाँ से हम इस बात को मान सकते हैं कि 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं गुप्तकालीन विज्ञान एवं तकनीकी। सबसे पहले आप सभी को पता है कि गुप्त काल को न सिर्फ कला एवं साहित्य के क्षेत्र में प्रगति प्राप्त हुई, अभी तो विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में भी आप प्रगति को देख सकते हैं। और प्राचीन इतिहास का यह गौरवमयी इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई सारे नए नए जानकारियों को अपने अंदर पिरोए हुए है। तो चलिए हम लोग गुप्तकालीन विज्ञान तकनीकी पर चर्चा करें। तो उससे पहले आप यहां पर कुछ पॉइंट लिखें कि गुप्त युग में विज्ञान एवं तकनीकी का समुचित विकास हुआ। गुप्त युग में विज्ञान एवं तकनीकी का समुचित विकास हुआ। समुचित विकास हुआ। तो आप सबसे पहले तो इस पॉइंट्स को दिमाग में रखेंगे। भले यहां पर बहुत बड़ी बात नहीं बोली जा रही है लेकिन आप देखेंगे यह पहला ऐसा काल है जहां पर विज्ञान, तकनीक, साहित्य, कला सब अपने चरमोत्कर्ष की तरफ बढ़ने को तैयार है। और इस काल में प्रमुख गणितज्ञ थे वह ज्योतिष विद्या में भी निपुण थे। तो इस काल के गणितज्ञ जो थे ज्योतिष विद्या में भी निपुण थे। ज्योतिष विद्या में भी निपुण थे। आइए अब प्रमुख विद्वानों के बारे में बात करते हैं। प्रमुख विद्वान, प्रमुख विद्वानों में सबसे पहले आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में कितने लोग जानते हैं भाई? आर्यभट्ट के बारे में कितने लोग जानते हैं? आर्यभट्ट कहां के रहने वाले थे? जी हां, पटना, बिहार। इनके जन्म के बारे में अगर हम बात करें, हालांकि जन्म से कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, फिर भी 499 ईस्वी में यानी कि गुप्तों के काल में। समझ गए ना? इनकी प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? आर्यभट्ट की प्रसिद्ध ग्रंथ है आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम। प्रश्न आता है कि आर्यभट्ट ने किन किन बिंदुओं पर कार्य किया। तो आप यहां पर देखेंगे जो दशमलव प्रणाली है, दशमलव प्रणाली साहब आर्यभट्ट साहब की देन है। इन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। यह भी आपको ध्यान देना है। पृथ्वी गोल है और
अपनी धुरी पर घूमती है। आर्यभट्ट ने ही इस बात को बताया। इन्होंने पाई के मान को भी बताया। इन्होंने पाई का मान क्या बताया भाई? इन्होंने पाई का मान 3.1416 बताया। तो कई बार आर्यभट्ट से प्रश्न आता है, ऑब्जेक्टिव है, पॉइंट आउट करना है आपको, बस इतनी बातें आपको विशेष रूप से याद कर लेनी है। आर्यभट्ट जन्म पटना, प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टियम। ये बहुत बड़े गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भी थे। इन्होंने दशमलव प्रणाली, पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, पाई का मान, इन सबको इन्हीं के द्वारा उद्धृत किया गया। तो आर्यभट्ट। इसके अलावा और भी कई प्रसिद्ध विद्वान हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। आर्यभट्ट के बाद हम बात करेंगे भास्कर प्रथम की। भास्कर प्रथम, भास्कर प्रथम। भास्कर प्रथम के बारे में कितने लोग जानते हैं भाई? इन्होंने आर्यभट्ट के सिद्धांतों पर टीकाएं लिखी। सबसे पहले आर्यभट्ट, अब सबके जन्म के बारे में और कहां पर जन्म हुआ ज्यादा बात करना जरूरी नहीं, जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग बात करेंगे। आर्यभट्ट के सिद्धांतों पर टीकाएं लिखी गई। कई बार यह प्रश्न परीक्षा में बनता है कि भास्कर प्रथम ने किसके सिद्धांतों पर टीकाएं लिखी? तो आर्यभट्ट के सिद्धांतों पर इन्होंने टीकाएं लिखी। इसके अलावा यह ब्रह्मगुप्त के समकालीन थे और बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे। इनकी 3 रचना है जो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रमुख रचना, इनके प्रमुख रचना की बात की जाए तो आप यहां पर लिखिएगा, महाभास्कराचार्य या महाभास्करी, दूसरा लघु भास्करी, और तीसरा भाष्य। तो ये भास्कर प्रथम, ये इनका समय काल अगर आप देखेंगे तो 600 ईस्वी के आसपास, गुप्त काल जब लगभग समाप्त हो रहा है और गुप्तोत्तर काल प्रारंभ हो रहा है उस समय की बात। इसके अलावा अगले हैं ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो तकरीबन 598 ईस्वी। अब ऐसा नहीं है कि गुप्तों के शासन काल के दौरान ही सबकी बात की जाएगी, नहीं, गुप्त काल प्रारंभ और पतन जब होता है उसके आसपास के महत्वपूर्ण विद्वानों की बात करते हैं। ब्रह्मगुप्त के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जिस ग्रंथ की रचना की उसे ब्रह्म सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। प्रमुख ग्रंथ ब्रह्म सिद्धांत। प्रमुख ग्रंथ ब्रह्म सिद्धांत। और इन्होंने सर्वप्रथम यह बताया कि सभी वस्तुओं को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। देखिए बहुत बड़ी बात है, ब्रह्मगुप्त ने ही बताया था सबसे पहले इन्होंने बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कोई और देके चला गया, आकर्षित करती है। सोचिए कि हम लोग कितने, या हमारी सभ्यता संस्कृति, हमारे विद्वान कितने आगे थे। सबसे पहले इन्होंने बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुरुत्वाकर्षण की बातें इन्होंने सबसे पहले बताई, लेकिन एक नाम ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, कोई भी विदेशियों के द्वारा अगर किसी बात को रखा गया है तो उसको सर्वोपरि कर दिया जाता है। भारतीय विद्वानों को अलग दृष्टिकोण से बड़ा ध्यान देना है कि आप लोग कितने पहुंचे हुए व्यक्ति थे। तो आप यहां पर इस चीज को देखेंगे कि सबसे पहले इन्होंने बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। और किसने? ब्रह्मगुप्त ने। कई बार यह प्रश्न एग्जाम में बना हुआ है। इसके बाद अगले महत्वपूर्ण हैं
वाराहमिहिर, वाराहमिहिर 550 ईस्वी। वाराहमिहिर के बारे में कहा जाता है कि ये भी गुप्त काल के प्रसिद्ध ज्योतिषी थे, परंतु ज्योतिषी के रूप में इतने अधिक प्रशंसनीय नहीं थे जितने कि ज्योतिष के इतिहासकार के रूप में। इन्होंने इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो प्रमुख हैं वो एग्जाम में आता है। प्रमुख रचना इनकी जो है उसको आपको याद रखना है। प्रमुख रचना उनमें नंबर 1 पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका। इसके बाद बृहत संहिता, इसके बाद बृहत जातक, बृहत जातक, और एक है लघु जातक। आज गुप्त काल पर ये आखिरी क्लास हो रही है। इसके बाद गुप्तोत्तर क्लास से फिर एक नई क्लास की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग चिकित्सा के क्षेत्र में भी बात कर सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में भी गुप्त काल उसके आसपास के समयों में बहुत उन्नति हुई। जैसे आप देखेंगे एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं वाग्भट्ट, बाणभट्ट नहीं, वाग्भट्ट। इनकी एक रचना है, आयुर्वेद के क्षेत्र में इन्होंने काम किया था, अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय। ये आयुर्वेद पर लिखी पुस्तक है, आयुर्वेद पर लिखी पुस्तक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत सारे विद्वान थे। जैसे आपने एक नाम सुना होगा धन्वंतरी का, धन्वंतरी। ये चिकित्सा के क्षेत्र में एक माने जाने नाम थे और किसके समय में थे? गुप्त काल में। गुप्त काल में आपने इनके नामों को देखा होगा। इसके साथ ही साथ और भी कई थे इस काल में जो महत्वपूर्ण हैं। जैसे एक नाम है पाल काव्य, पाल काव्य। और ये रचना, इनकी रचना आप देखेंगे, इनकी रचना है, ये पूछा गया एग्जाम में है, हस्त्या आयुर्वेद। हस्त्या आयुर्वेद। ये हस्त वगैरह, हाथी वगैरह की बीमारी से संबंधित दवाओं के बारे में इसमें रचना की गई है। तो पाल काव्य एक बहुत बड़े चिकित्सक हुआ करते जिन्होंने एक रचना लिखी हस्त्या आयुर्वेद, और उनमें हाथियों से संबंधित, उनके रोगों से संबंधित उसके उपचार की बात की गई है। इसके साथ ही साथ रसायन के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण बात की गई। रसायन के क्षेत्र में एक सबसे महत्वपूर्ण नाम है जिनके बारे में आप जानते हैं, एक बहुत बड़े बौद्ध दार्शनिक भी थे, नागार्जुन। नागार्जुन, नागार्जुन। और इन्होंने रसायन के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। और कहा जाता है कि इन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से सोना, चांदी आदि खनिज पदार्थों के रासायनिक प्रयोगों से रोगों का निदान कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर बस इन लोगों के नाम को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। जो भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं भाई, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने वालों विद्यार्थियों के लिए परीक्षा में नए के बराबर प्रश्न बनता है, मैच करने के लिए कभी आ जाता है। तो जो अन्य एग्ज़ाम्स जो भी हैं, एक दिन के जो एग्ज़ाम्स होते हैं टीजीटी, पीजीटी, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो स्टेट पीसीएस वहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट है प्री में, बट यूपीएससी के लिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं बनते हैं, तो मैं आपको बता दूं। इसके बाद अब जो सबसे महत्वपूर्ण है जिस पर हम लोगों को क्लास करना है, गुप्तकालीन दर्शन। यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, गुप्तकालीन जो दर्शन है, यहां पर हम लोग बात करेंगे 6 दर्शन की, 6 दर्शन की। लेकिन यहां पर हम 9 दर्शन की परिचर्चा करने वाले हैं, जिनमें से 3 दर्शन ऐसे हैं जो अलग समय और काल में हुए हैं।
और बाकी 6 दर्शन का विकास गुप्त समयों में देखा गया है। गुप्तकालीन जो दर्शन 6 दर्शन, सबसे पहले मैं उनका नाम लिख दूं, फिर इसके बाद हम उन 9 दर्शन की बात करेंगे और फिर उसमें हम आस्तिक और नास्तिक आधार पर बात करेंगे। इसलिए क्लास में बने रहिएगा, अभी क्लास बिल्कुल हटना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और यहां पर आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो गुप्तकालीन 6 दर्शन की अगर हम लोग बात करें तो चलिए यहां पर हम उन 6 दर्शनों की बात कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से कलाकारी हम लोग कर सकते हैं लगता है। चलिए, सबसे पहले सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन, उसके बाद योग दर्शन, सांख्य योग, उसके बाद न्याय दर्शन, उसके बाद वैशेषिक दर्शन लिख लीजिएगा, वैशेषिक दर्शन के बाद मीमांसा और उसके बाद वेदांत, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 दर्शन हैं। इसके अलावा जिन 3 दर्शनों की हम लोग बात किए हैं उनमें जैन, बौद्ध और चारवाक दर्शन। तो यहां पर आप देखिए ये 6 प्रमुख दर्शन हैं जो भारतीय वेदों को आधार मान करके उनके दार्शनिक पक्ष की व्याख्या की गई है। प्रकृति, पुरुष, आत्मा, जीव, मोक्ष, इन सब की बात इन दर्शनों में की जाती है। इनमें सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन प्रमुख है। तो सबसे पहले आइए हम यहां पर 2 आधार मान करके चलते हैं। सबसे पहले तो हम ये बताएं आपसे जो बात करना, जो मुख्य बातें ये है वह यह है कि जो दर्शन है उसमें कौन से दर्शन, 9 दर्शन में कितने दर्शन आस्तिक हैं और कितने नास्तिक हैं। ये तो 6 दर्शन आप यहां पर देख रहे हैं जो गुप्तकालीन है। इसके अलावा 3 अन्य दर्शन की भी मैं बात यहां पर लिख देता हूं। 3 अन्य दर्शन जिनमें आप देखेंगे जैन, बौद्ध एवं चारवाक। हालांकि आपने इन सब के बारे में एक बार बात कर ली है, बट यहां पर भी मैं एक बार बात दोबारा से कर लेना चाहता हूं। तो ये 6 दर्शन टोटल ये हैं और 9 दर्शन, 3 दर्शन ये हैं। टोटल आपके पास हो गए 9 दर्शन। अब इसमें से किस दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, किस दर्शन में क्या बातें की गई हैं, उस पर हम लोग आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि इसमें से कितने दर्शन आस्तिक हैं, कितने नास्तिक हैं, उस आधार पर देखते हैं। आस्तिक और नास्तिक, आस्तिक और नास्तिक। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि आप आस्तिक हैं या नास्तिक, तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनका जवाब है कि हम आस्तिक हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनका जवाब है कि हम नास्तिक हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो बोलते हैं कि ना तो हम आस्तिक हैं ना हम नास्तिक हैं। तो जो ना तो हम आस्तिक हैं ना हम नास्तिक हैं, ऐसे जो विद्यार्थी होते हैं ना, उनकी आस्तिकता कब आती है? जब परीक्षा का रिजल्ट आने लगता है, जब उनके ऊपर कोई विपत्ति आने लगता है, जब वो परेशान होने लगते हैं, तब वो किसी न किसी धर्म और उसके दैवी शक्ति को याद करने लगते हैं, और जैसे ही उनकी समस्याओं का निवारण हो जाता है वैसे नास्तिक हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि चाहे जो हो जाए मैं नास्तिक हूं, जबकि कुछ ऐसे हैं कि जो भी है वह ईश्वर को धन्यवाद सदैव ज्ञापित करते रहते हैं, वह आस्तिक हैं, चाहे खुदा को, चाहे ईसा मसीह को, चाहे बुद्ध को या महावीर को, किसी को भी। लेकिन यहां पर जो मैं आपसे बात करता हूं, अगर आपसे कोई पूछे कि आप आस्तिक हैं नास्तिक, और सबसे बड़ी बात, एक बात और मैं आपको बता दूं, ईश्वर को मानने वाला वह भी नास्तिक हो सकता है और ईश्वर को न मानने वाला भी आस्तिक हो सकता है। बस आधार अलग अलग होते हैं, आधार अलग अलग होते हैं। यहां पर आस्तिक और नास्तिक की अगर बात की जाए तो जो प्रमुख आधार होता है वह वेद होता है। प्रमुख आधार क्या होता है? वेद होता है। प्रमुख आधार वेद, ये प्रमुख आधार है।
और इसी के आधार पर आप तय करते हैं कि आप नास्तिक हैं कि आस्तिक हैं। जिन लोगों की आस्था वेदों पर है वह आस्तिक हैं, और जिनकी आस्था वेद पर नहीं है वह नास्तिक हैं। इसलिए आप देखेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इनके अपने ईश्वर हैं, इनके अपने महापुरुष हैं, लेकिन हिंदू धर्म दर्शन के अकॉर्डिंग जैन और बौद्ध नास्तिक हो जाते हैं, क्योंकि वेदों में उनकी आस्था नहीं है। और कई ऐसे दर्शन हैं, सिक्स दर्शन में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, इनमें कई ऐसे दर्शन हैं जो ईश्वर के उस स्वरूप को नहीं मानते हैं जिस स्वरूप को हम और आप मानते हैं, उस स्वरूप को नहीं मानते हैं, जबकि उनको नास्तिक होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी वह आस्तिक है। क्यों? क्योंकि वेदों में उनकी आस्था है। तो आस्तिक और नास्तिक की जब भी बात आपसे की जाए, अगर आप वेदों में विश्वास करते हैं तो आस्तिक हैं, वेदों में विश्वास नहीं करते हैं तो नास्तिक हैं। जैसे अगर आप वेद में विश्वास करेंगे तो प्रकृति में विश्वास करेंगे। और एक बात और मैं आपको बताऊं साहब, ये जो ड्रामा है ना, लोग ड्रामा करते हैं कि नहीं मैं नास्तिक हूं, कोई नास्तिक नहीं है, सब आस्तिक हैं, सब के सब, कोई नास्तिक नहीं है, बशर्ते को ड्रामा है। आपको भय नहीं लगता है क्या? क्या इस जगत में ऐसा कोई प्राणी है और अगर कहता है कि मुझे भय नहीं लगता है तो कमबख्त झूठ बोलता है? और अगर भय भी नहीं लगता है तो क्या उसको दर्द नहीं होता? किसी दूसरे के दुख को देखकर क्या उसको दुख नहीं होता? मान लेते हैं कि कुछ ही लोग ऐसे होते हैं कि दूसरे के सुख से दुखी होते हैं, लेकिन अचानक किसी के घर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उससे तो कुछ लोग दुखी हो जाते हैं। अगर आप सुख और दुख में भी हैं, आपको भय लगता है, आपको डर है, तो आप नास्तिक नहीं है साहब, आप आस्तिक हैं। आप अनावश्यक भ्रम को त्याग दीजिए, क्योंकि जिस ईश्वर की बात करते हैं ना वो प्रकृति है, और ये प्रकृति की शक्तियां हैं। तूफान, बाढ़, रात के अंधेरों में अमावस की रात वाली कहानी। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि आस्तिक होने के लिए हमें ईश्वर का स्वरूप ही हो, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप सुख, दुख, भय इन सब से परे हो गए हैं, तब आप कह सकते हैं कि हमें डर नहीं, हमें भय नहीं, हमें किसी में भरोसा नहीं, हम खुद करने वाले हैं। आपका नुकसान हो तो भी आपको दर्द ना हो, लाभ हो तो भी आप पागल ना हो, तब हम मान लेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति अगर आपके मन में है तो आप आस्तिक अनावश्यक भ्रम मत पालिए। तो प्रमुख जो आधार है वेद है, हम उस पर बात करते हैं। देखिए वेदों में क्या है, प्रकृति की बात की गई है। वेद में है क्या? सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो लोग वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते उनको सोचना चाहिए, या वेदों पर विश्वास नहीं करते उनको सोचना चाहिए कि वेद में है क्या। आप ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सभी चारों वेद को उठा करके देख लीजिए, इनमें जो बातें की गई हैं क्या वर्तमान समय में प्रासंगिक नहीं है? जो लोग अपने आप को नास्तिक बोलते हैं, क्या इनकी बातों पर वो खड़े नहीं उतरते हैं या उनको आधार नहीं बनाते हैं? यज्ञ की बात है तो विज्ञान की बात है, युद्ध की बात है तो आप देखिए वर्तमान में भी अस्त्र शस्त्र की बात है, दवा की बात है, संगीत की बात है, प्रेम की बात है, शिल्पकला की बात है। क्या इन सब का प्रासंगिकता वर्तमान में नहीं है? और अगर है वर्तमान में तो फिर वेद को कैसे इनकार कर सकते हैं आप? वेदों में तो यही सारी बातें हैं, और भी कई ऐसी बातें हैं जो दार्शनिक स्तर पे। तो इसीलिए थोड़ा सा सोचिए, जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि आप आस्तिक हैं या नास्तिक हैं, तो आप वेदों के आधार पर अपना उत्तर देंगे। यानी कि जो लोग वेद को मानते हैं, ईश्वर को माने या ना माने, लेकिन जो लोग वेद को मानते हैं, वेद की प्रामाणिकता को मानते हैं, वो आस्तिक हैं। तो वेद की प्रामाणिकता, वेद की प्रामाणिकता को मानने वाला ये आस्तिक। और नास्तिक जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानता, वह नास्तिक। अब वेदों की प्रामाणिकता को मानने वाले दर्शन सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। और जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं, बौद्ध,
जैन, चारवाक। अब आइए पहले आस्तिक दर्शन की बात कर लेते हैं। आस्तिक दर्शन, आस्तिक दर्शन, आस्तिक दर्शन में सांख्य दर्शन पहला। कहा जाता है कि यह भारत का प्राचीनतम दर्शन है। यह भारत का प्राचीनतम दर्शन है। इसके प्रणेता कौन है भाई? प्रतिपादक सांख्य दर्शन के कपिल मुनि। और यहां पर सृष्टि की रचना की अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि यहां पर जो सृष्टि की रचना है वह प्रकृति और पुरुष के मेल से हुई है। तो जगत की रचना पुरुष और प्रकृति के मेल से। अब ये ईश्वर को नहीं मानते, ये पुरुष और प्रकृति यहां पर स्थिर स्वरूपा है। तो ईश्वर को नहीं मानने के बावजूद भी ये आस्तिक हैं, क्यों? क्योंकि उनकी वेदों में आस्था है। तो सांख्य दर्शन। इसके बाद न्याय दर्शन। न्याय दर्शन में प्रतिपादक कौन है भाई? गौतम। इसके प्रतिपादक गौतम हैं। इनमें आप देखेंगे कि इनका है कि किसी भी चीज का ये लोग तर्क के आधार पर निर्णय लेते हैं। तर्क के आधार पर, निर्णय। इस दर्शन का प्रसिद्ध ग्रंथ अगर पूछा जाए न्याय सूत्र, प्रसिद्ध ग्रंथ न्याय सूत्र। इसके बाद वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है भाई? इसके प्रतिपादक महर्षि कणाद हैं। कणाद। टीजीटी पीजीटी वाले विशेष रूप से ध्यान दें भाई इस क्लास को, उनके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक है। यह जो दर्शन है भौतिक तत्वों के विवेचन को महत्व देता है। यह दर्शन भौतिक तत्वों के विवेचन को महत्व देता है। कहा जाता है कि इसी दर्शन ने भारत में भौतिक शास्त्र का प्रारंभ किया। इसी दर्शन ने भारत में भौतिक शास्त्र का प्रारंभ किया। इसके बाद मीमांसा दर्शन की बात करते हैं। इसमें प्रणेता की अगर बात की जाए तो जैमिनी और वादरायण। जैमिनी ये पूर्व मीमांसा के हैं और वादरायण उत्तर मीमांसा के हैं। यह भी तर्क करने और अर्थ लगाने की बात पर बात करता है। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि वैदिक कर्मकांड की उपयोगिता को सिद्ध करना। तो वैदिक कर्मकांड की उपयोगिता को सिद्ध करना यह मीमांसा दर्शन का है और यह विशेष करके तर्क पर आधारित होता है। मैच करने के लिए आपकी परीक्षा में बन सकता है। और लास्ट है वेदांत। अब इन दर्शनों पर डिटेल में बात हम नहीं करेंगे। ये इन दर्शनों पर डिटेल में बात फिलॉसफी में यानी कि दर्शन शास्त्र में की जाती है।
वेदांत भी दो भागों में है, पूर्व वेदांत और नव्य वेदांत। पूर्व वेदांत में आप देखेंगे रामानुजाचार्य का नाम, शंकराचार्य का नाम, निम्बार्काचार्य का नाम, वल्लभाचार्य का नाम, माधवाचार्य का नाम, इन सब का विशेष रूप से उल्लेख है। और इसी में आप देखेंगे शंकर के अद्वैतवाद, रामानुज के विशिष्टाद्वैतवाद, फिर द्वैताद्वैतवाद, ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद, इन सब पर चर्चा होती है। अब शंकर का अद्वैतवाद, रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद, इन सब पर अलग से जब हम लोग ये जो है सगुण निर्गुण और इसके साथ साथ मध्यकालीन धर्म में जब बात करेंगे, अर्ली मेडिवल हिस्ट्री में, तब वहाँ पर डिस्कस करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री में डिस्कस नहीं करेंगे। तो मध्यकाल का पार्ट है, पहले आप एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट करें, फिर वहाँ पर हम लोग बात करेंगे। नव्य वेदांत में अगर आप देखेंगे तो अरविंद घोष, महर्षि अरविंद घोष, इसके साथ ही साथ आप देखेंगे गांधी, टैगोर, ये लोग नव्य वेदांत के अंतर्गत आएंगे। तो इसको सिर्फ याद करना है, किसी के दर्शन पर आपसे हम बात नहीं करने वाले हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, विशेष करके टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा दे रहे हैं उनको जरूर फायदेमंद होगा, वो याद कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे तीन अन्य दर्शन में, तीन अन्य दर्शन यानी नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन, देखिए नास्तिक दर्शन में तो बौद्ध के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है, जैन के बारे में भी बात कर ली है, एक चारवाक दर्शन है। चारवाक दर्शन को भौतिकवादी दर्शन कहा जाता है, भौतिकवादी दर्शन। इसे लोकायत भी कहा जाता है, लोकायत। इसके प्रवर्तक की अगर बात करें तो इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन चारवाक या फिर बृहस्पति को माना जाता है, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। देखिए चारवाक दर्शन की बात यह थी कि अति भौतिकवादी था, और इसका यह मानना है कि जो लोग इहलोक और परलोक की बात करते हैं वो मूर्ख हैं, परलोक जैसा कुछ भी नहीं है, स्वर्ग नरक की कोई संकल्पना नहीं है। इस धरती पर आए हो तो अपने जीवन को आनंदमय तरीके से जियो। चारवाकों का ही यह कथन है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। मतलब जब तक जिंदा रहो सुख से रहो। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, अगर घी पीने का मन कर रहा है, आनंद लेने का मन कर रहा है, कर्ज लेकर के आनंद लो। भस्मी भूतस्य देहस्य, मरने के बाद ये शरीर राख हो जाएगी, पुनरागमनम कुतः, दोबारा जन्म नहीं होना है, कर्ज देने किसको आओगे। तो ये बात करता है चारवाक। तो इस तरीके से आप यहां पर देखेंगे कि ये जो दर्शन है, इसमें 6 दर्शन जिसके बारे में हम लोगों ने संक्षिप्त में बात करी, आपको यहां पर उस दर्शन के प्रणेता को याद कर लेना है। और इसके साथ साथ अन्य जो 3 दर्शन हैं उसमें आप देखेंगे कि उसमें नास्तिक, और जिनमें हम लोग जैन, बौद्ध और चारवाक को देखते हैं। ये सामान्य सी जानकारी थी गुप्त काल में, और इन सब बिंदुओं पर आप विशेष रूप से अपनी क्लास नोट्स को बनाएंगे। खुद मेहनत करिए, आगे बढ़िए। इसके बाद कल हमारी क्लास ऑफ रहेगी, कल संडे है। मंडे को हम लोग गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपसे परिचर्चा करेंगे, और 1-2 क्लास में एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपसे पुनः विचार विमर्श करके या तो फिर मॉडर्न इंडिया में शुरू करूंगा, और नहीं तो अगर आप कहेंगे तो क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस करनी है अपने को, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। खुद मेहनत करिए, खुद आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।